आखिरकार जैक को मिल चुकी एक ऐसी लेजेंडरी पावर जो इस पूरे मल्टीवर्स के सच को बदल सकती है, जिसका नाम है डाउ सीड ऑफ हैवीनेस। पहले तो उसे डर लगता था कि डाउ सिर्फ पुरानी कहानियों और माइथोलॉजीज का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही ये सीड उसके अंदर एक्टिव होता है, उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सीधे आसमान छूने लगती है। उसे एक ऐसी अनोखी विजन दिखती है जहां एक महान वॉरियर का स्ट्राइक बिल्कुल परफेक्ट था। जैक को तुरंत ये गहरा एहसास होता है कि उसके अब तक के साधारण स्विंग्स सिर्फ एक दिखावा थे और असली पावर तो वॉर के पीछे छिपे वेड को पूरी तरह महसूस करने में है। अपनी एक्स में इस नए और असीम वेट को महसूस करते हुए जैक अपनी पूरी ताकत बटोरकर एक जोरदार स्विंग करता है। एक सिंगल अटैक से पूरी जमीन थर्रा उड़ती है, गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं और सामने खड़े उन खूंखार स्टोन मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस तबाही के बाद जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये पहाड़ अपने भीतर कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है और उसे अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। जैक की सांसें तेजी से फूल रही थी, उसकी छाती बेकाबू होकर ऊपर नीचे हो रही थी। उस विजन में दिखे योद्धा के वार में सिर्फ भारीपन ही नहीं था, उसमें एक ऐसी अटूट ताकत थी जिसे समझ पाना फिलहाल उसके बस से बाहर था। उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं, क्या वह कभी उस लेवल की स्ट्रेंथ हासिल कर पाएगा? तभी हवा में एक नीली लाइट चमकती है और सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आता है। चाइल्ड ऑफ डाउ, वर्ल्ड में तीसरे इंसान जिन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करके डाउ सीड बनाया है। ऑल स्टैट्स +5। ऑल स्टैट में यह बूस्ट मिलते ही जैक की पुतलियां सिकुड़ गईं। वर्ल्ड में तीसरा, यानी इस अनजान दुनिया में कोई और भी मौजूद था जो उससे आगे निकल चुका था। पहला महीना खत्म होते ही ट्यूटोरियल समाप्त हो चुका था। जैक के दिमाग में विचारों का भवंडर उठने लगा। इस दुनिया में और कितने ऐसे जीनियस होंगे जो कल्टीवेशन के लिए ही बने हैं? क्या इस आइलैंड के बाहर लोग तबाही का मुकाबला करके अपनी दुनिया को फिर से संभाल रहे हैं? आज पहली बार जैक खुद को किसी से पीछे महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और एक जिद्दी मुस्कान आ गई। उसे अपनी लिमिट को और आगे ढकेलना होगा, क्योंकि जब तबाही के ये टुकड़े जमीन पर गिरेंगे तब सिर्फ ताकतवर लोग ही इस नई दुनिया का रूल तय करेंगे। तभी उसकी नजर अपने क्वेस्ट स्टेटस पर पड़ी। चॉप क्लास, फर्स्ट चॉप वुड। उसने 9952 टाइम्स चॉप कर लिया था आउट ऑफ 10,000। उसका दूसरा क्वेस्ट भी पूरा होने के बेहद करीब था। दूसरी तरफ एक आलीशान और अंधेरे दरबार में बैठे डीमन कमांडर की आंखें फैल जाती हैं। कैवरिन मारा गया। उसके सामने घुटनों पर बैठा गार्ड कांपती आवाज में रिपोर्ट देता है, जी जनाब। कैवरिन के साथ वुल और अरखाज को भी उसी ग्रुप ने ढेर कर दिया है। उनके निशान देखकर लगता है कि दुश्मन 10 या उससे ज्यादा एलाइट वॉरियर की कोई खतरनाक टीम है। यह सुनते ही डीमन कमांडर का चेहरा ऐंठने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक खौफनाक और शैतानी चमक आ जाती है। वह अपनी हंसी दबाते हुए सोचता है, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? वह बेवकूफ कैवरिन खुद अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया। हालांकि कायला की मौत थोड़ा नुकसानदेह है, जो कैवरिन पर नजर रख रही थी। खुद को संभालते हुए कमांडर कड़क आवाज में हुक्म देता है, सिंडरमैन और ग्यूगो की तरफ तुरंत एक स्क्वाड भेजो। इस प्लेनेट के लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। गार्ड तुरंत अपना सिर झुकाकर आदेश स्वीकार करता है, यस सर। दरअसल डीमन कमांडर के दिमाग में एक और साजिश पक रही थी। वह अपनी खौफनाक मुस्कान छुपा नहीं पा रहा था। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था। अब बस राइडल और उस जगह के लोकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे का खून बहा दें, फिर उसकी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाएंगी। तभी उसके पीछे खड़े भयंकर बख्तरबंद गार्ड इलवेयर की भारी आवाज गूंजती है, ध्यान रखिए, आप फिर से जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। कमांडर चिढ़कर जवाब देता है, अरे चुप रहो एलवेयर। दूसरी तरफ घने जंगलों के बीच कुल्हाड़ी की जोरदार आवाज गूंजती है। जैक लगातार लकड़ियां काट रहा था। पसीना पोंछते हुए वह सिस्टम का पैनल देखता है। चॉप 9999 आउट ऑफ 10,000। बस एक और चॉप। जैक बड़बड़ाता है और पूरी ताकत से आखिरी बार करता है। हवा को चीरती हुई कुल्हाड़ी जैसे ही तने से टकराती है, नीली और बैंगनी बिजली की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकती है। चॉप 10,000 आउट ऑफ 10,000। उसका क्वेस्ट आखिरकार पूरा हो चुका था। जैसे जैसे जैक इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों और चोटियों पर चढ़ता गया, वैसे वैसे वहां का पूरा माहौल बदलने लगा। हवा भारी होने लगी और कॉस्मिक एनर्जी का खिंचाव
बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही वहां के रखवाले यानी स्टोन मंकीज भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले महसूस हो रहे थे। वे पहाड़ी चट्टानों के किनारे पर इस तरह गश्त लगा रहे थे जैसे किसी बेहद कीमती चीज की हिफाजत कर रहे हों। इन बंदरों की हरकतें देखकर जैक को अपने द्वीप पर हमला करने वाले चालाक ह्यूमनॉइड डीमंस की याद आ गई, क्योंकि ये आम बेवकूफ जानवरों की तरह नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक सेना की तरह ग्रुप्स में चल रहे थे। लगभग हर ग्रुप का नेतृत्व उनका एक कमांडर कर रहा था, एक ऐसा स्टोन मंकी जो बाकी सब से आकार में काफी बड़ा और कहीं ज्यादा खूंखार था, लेकिन फिर भी वो इतने मजबूत नहीं थे कि इस नए डाउसीड की ताकत के सामने टिक सके। जैक अपनी एक्स की भारी मार से उनके पूरे जत्थों का सफाया करते हुए आगे बढ़ता चला गया। अपनी खोज में भटकते हुए जैक को कई दिन बीत गए। वो लगातार इस विशाल पहाड़ी सिलसिले की एक एक चोटी को लांघता रहा, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा था। उसे लगने लगा था कि किसी दूसरे हेराल्ड को ढूंढने की उसकी ये सारी मेहनत बेकार जा रही है। वो हताश होकर आसमान की तरफ देखने ही वाला था कि तभी उसकी पैनी निगाहें एक खास ढलान पर जाकर टिक गईं। ढलान के पार बादलों की ओट में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हुए जैक के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और वो बुदबुदाया, तो तुम वहां नीचे छिपे हो। वो संभल कर तेजी से नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चौंकते हुए बोला, वेट, आखिर यहाँ क्या हुआ है? सामने की घाटी का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक बेहद विशाल और अलौकिक और जादुई गुलाबी पत्तों वाला पेड़ सीना ताने खड़ा था, लेकिन उसके चारों तरफ की पूरी धरती उजाड़ हो चुकी थी, मानो वहां कोई प्रलयंकारी युद्ध हुआ हो। और उसी जादुई पेड़ के तने के पास अपनी आंखें बंद किए ध्यान की मुद्रा में बैठा था इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा काल, सिंडरमैन, लेवल 58 स्टोन मंकी हेराल्ड। उसकी देह से उड़ती हुई भयंकर बैंगनी आग की लपटें साफ गवाही दे रही थी कि जैक का सामना अब तक के सबसे भयानक और खूंखार बॉस से होने वाला है। जैक को समझ आ जाता है कि अब खेल को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। उसे इस जंग को यहीं और इसी वक्त खत्म करना होगा। वो अपनी पूरी कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। जैक के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा था। वो एक लेवल 58 का मॉन्स्टर था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी बॉडी से निकलती इलेक्ट्रिक एनर्जी साफ बता रही थी कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। मॉन्स्टर ने एक पल के लिए अपनी नजरें जैक पर टिकाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने शिकार को परख रहा हो। फिजा में सन्नाटा छा गया था, सिर्फ उस मंकी की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक माहौल बदला। मंकी अपनी जगह से हिला भी नहीं और एक तेज आवाज के साथ जैक की एक्स सीधा उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों के बीच आई। सिंडरमैन ने बिना किसी हथियार के सीधा अपने खाली हाथों से जैक की एक्स के ब्लेड को बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। अगले ही पल उसने अपनी भारी ताकत से जैक को हवा में घुमाया और पीछे की तरफ फेंक दिया। बिना एक पल गंवाए सिंडरमैन एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैक के पास सोचने का टाइम ही नहीं था। उसने अपनी एक्स को कसकर पकड़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो शॉक था कि एक लेवल 58 का हेराल्ड इतना फास्ट हो सकता है। मॉन्स्टर ने अपनी टांग को तेजी से उठाया। उसमें से एक तेज पीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को चुभने लगी। उसकी पूरी बॉडी में बिजली कौंधने लगी। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक तेज आवाज के साथ सिंडरमैन ने अपनी टांग से हमला किया। वो सीधा हमला जैक की एक्स पर लगा, लेकिन उसका असर इतना भारी था कि जैक दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही जैक ने अपनी हालत देखी। उसकी सांसें फूल रही थी और उसकी बॉडी पेन कर रही थी। उसने सोचा, ये सिर्फ एक हेराल्ड नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ तो बारगेस्ट हेराल्ड से भी कहीं ज्यादा है। मॉन्स्टर ने दूर से ही जैक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहा हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैक ने अपनी एक्स को एक बार फिर उठाया। उसने ठान लिया था कि वो इस चुनौती का सामना करेगा। मेरी ताकत उन मॉन्स्टर से लड़ने के बाद लगभग 3 गुना बढ़ गई है
और मुझे एक नई डाउ सीड क्लास स्किल मिली है, और फिर भी तुमने मेरी कुल्हाड़ी रोक ली। उसने अपने घाव पर ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, इस मॉन्स्टर को हराना है। बिना एक पल गवाए जैक अपनी जगह से हिला। एक ही झटके में वो एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी बॉडी एक बिजली की लकीर की तरह लग रही थी। सिंडरमैन ने अपने एक तेज हमले से जैक की एक्स को रोक दिया। एक जबरदस्त आवाज के साथ दोनों टकराए। जमीन थरथरा उठी। उस पल जैक ने अपनी एक्स को कसकर पकड़ा। उसने मॉन्स्टर के हमले को रोक लिया था। उसने अपनी एक्स को घुमाया और एक तेज स्लैश किया। एक तेज पीली रोशनी के साथ उसकी एक्स मॉन्स्टर की बॉडी से टकराई। सिंडरमैन के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया, जैसे वो सोच रहा हो कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन मॉन्स्टर ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उसका हमला इतना जबरदस्त था कि जमीन टूटकर बिखरने लगी। धूल का एक बड़ा बादल छा गया। धुएं और धूल के बीच से जैक एक तेज गति से दूर जा गिरा। उसने अपनी एक्स को एक आखिरी बार घुमाया था, लेकिन वो इस जबरदस्त हमले को रोक नहीं पाया। धूल धीरे धीरे साफ हो रही थी और जैक जमीन पर बेसुध पड़ा था। सिंडरमैन का वो हमला इतना जबरदस्त था कि जैक सीधे हवा में उछल गया। लेकिन हवा में होने के बावजूद दोनों के बीच वेपन क्लैश होना बंद नहीं हुआ था। हवा में ही कुल्हाड़ी और क्लॉ एक बार फिर टकराए। जैक के चेहरे पर साफ खिंचाव था। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। जैसे ही दोनों जमीन पर आए, सिंडरमैन ने एक बिजली की रफ्तार से काउंटर किया। मॉन्स्टर का क्लॉ इतना भारी ताकत से टकराया कि जैक का डिफेंस टूट गया। अगले ही पल एक गहरी आवाज आई और मंकी के तेज वार ने सीधे जैक की छाती को चीर दिया। खून के कतरे सीधे उस मिस्टीरियस पेड़ के तने पर जाकर गिरे। वो नजारा एकदम खौफनाक था। खून की बूंदें उस चमकते हुए पेड़ पर बिखर चुकी थीं। जख्मी होने के बाद जैक पीछे हटता है और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है। अपनी पैनी नजरों से देखते हुए वो मॉन्स्टर के पैटर्न को नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर लगातार खुद को मेरे और उस पेड़ के बीच में ला रहा है। जैक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे दुश्मन की कमजोरी मिल चुकी थी, यानी मुझे तुम्हारे लिए रुकने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस ऐसा नाटक करना है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से पेड़ को काटने जा रहा हूँ। जैक एक जबरदस्त हुंकार भरता है और अपनी कुल्हाड़ी सीधे उस पेड़ की तरफ घुमा देता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, सिंडरमैन अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ को बचाने के लिए ठीक सामने कूद पड़ता है। जैक चिल्लाता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। तुम उस पेड़ को बचाने के लिए अपनी खुद की बॉडी को दांव पर लगा रहे हो। कुल्हाड़ी सीधे मंकी के जिस्म में धंसने लगती है। मॉन्स्टर दर्द से कराहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद है। जैक उसकी इस हिम्मत को देखकर कहता है, क्या कमाल का रिजॉल्व है। तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और तुम इसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो, ठीक मेरी तरह। मॉन्स्टर के जख्मों से एक अजीब सा धुआं निकलने लगता है। वो दर्द और गुस्से से पागल हो चुका था और तभी आसमान को चीरती हुई एक बेहद भयानक दहाड़ गूंजती है। पूरी वादी और सारे पहाड़ उस चीख से कांप उठते हैं और दूर दूर तक वो खौफनाक आवाज गूंजने लगती है। जमीन पर खड़ा जैक उस चीख को सुनते ही चौंक जाता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो सोचता है, शिट, नॉर्मल स्टोन मंकी ने भी मरने से पहले बिल्कुल ऐसी ही चीख मारी थी, यानी अब एक आफत आने वाली थी। सिंडरमैन की उस भयानक चीख को सुनकर जैक समझ गया कि अब वक्त नहीं बचा। अपने दांत भींचते हुए वो सोचता है, मुझे इसे अभी इसी वक्त खत्म करना होगा। वो अपनी पूरी ताकत कुल्हाड़ी में झोंक देता है, लेकिन सिंडरमैन का जवाबी हमला बहुत भारी था। एक जबरदस्त धमाका होता है और ताकत का संतुलन बिगड़ जाता है। जैक उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता और जमीन पर टंबल करते हुए दूर जा गिरता है। हाफते हुए जैक उठने की कोशिश करता है। उसका पूरा बदन दर्द से चूर है और अपना सिर पकड़कर सोचता है, धत तेरी की, नहीं, मैं इसके बेहद करीब था। यही मेरा सबसे सही मौका था। वो अपनी कलाई को देखता है और उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। अगर मैं अभी पीछे हटा तो शायद मुझे इस हेराल्ड से अकेले लड़ने का मौका दोबारा कभी ना मिले। लेकिन वापस जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा है
और तभी पहाड़ों के पीछे से एक खौफनाक रोर गूंजती है। पूरी घाटी रंबल करने लगती है। लानत है, जैक गुस्से से चिल्लाता है। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस मिस्टीरियस पेड़ के सामने सिंडरमैन अकेला नहीं खड़ा था, बल्कि उसकी उस आखिरी चीख को सुनकर दर्जनों की तादाद में स्टोन मंकीज वहां आ पहुंचे थे। मंकीज की पूरी फौज गुर्राते हुए जैक को घूर रही थी। जैक समझ जाता है कि इस हालत में इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ना बेवकूफी होगी। वो तुरंत टर्न लेता है और जंगलों की तरफ दौड़ लगा देता है। भागते हुए उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, मैं इन चोटों के साथ इस पूरे पहाड़ को पार नहीं कर पाऊंगा और मेरी कॉस्मिक एनर्जी भी बहुत कम बची है। इससे भी बुरी बात यह है, इस मंकी की दहाड़ ने आसपास के कई मील के दायरे में मौजूद हर एक मंकी को दावत का न्योता दे दिया होगा। भागते भागते अचानक जैक के कदम रुकते हैं। सामने का रास्ता बंद है और पीछे से जमीन हिलने की आवाज आ रही है। मंकीज की फौज उसका पीछा करते हुए बेहद करीब आ चुकी है। घने अंधेरे और गुफा जैसे रास्ते में फंसा जैक हाफते हुए अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है। वो जानता है कि वो घिर चुका है। वो खुद से कहता है, हो सकता है कि ये मेरा अब तक का सबसे घटिया आइडिया हो, लेकिन अगर मुझे इन हेराल्ड को मारने के लिए अगले दिन तक जिंदा रहना है तो मुझे उस डाओ स्किल का यूज करना ही होगा। जैक अपनी बची कुची आखिरी कॉस्मिक एनर्जी को बटोरता है। फ्लैशबैक में उसे वो गहरी खाई याद आती है जिसे उसने पहले काटा था। वो अपने मन में ठान लेता है कि इस बार मुझे सिर्फ एक छोटी सी दरार से ज्यादा कुछ बड़ा करना होगा। वो अपनी कुल्हाड़ी को हवा में उठाता है। उसकी कुल्हाड़ी से एक चमकीली और विनाशकारी एनर्जी निकलने लगती है। बूम! वो जमीन पर एक ऐसा जबरदस्त वार करता है कि पूरी धरती किसी भूकंप की तरह फटने लगती है। मंकीज की फौज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चारों तरफ चट्टानें टूटने लगती हैं। एक जबरदस्त ब्लास्ट और चारों तरफ तबाही। धमाके की गूंज से पूरी गुफा हिल उठी। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। धुएं और मलबे के बीच से बाहर निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर जैक। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग है। वह अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपने हाथों पर कसकर पट्टियां बांधता है। दर्द से उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह गहरी सोच में डूबा है। आज वह अपनी जिंदगी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से निपटने के लिए यह पावर काफी नहीं है। टाइम तेजी से बीता जा रहा है और वह इस डीमन केव के अंदर बुरी तरह ट्रैप्ड है। लेकिन तभी जैक के चेहरे पर एक गहरी मिस्ट्री और उम्मीद चमक उठती है। कम से कम उसे अब यह तो पता चल चुका है कि लास्ट 2 हेराल्ड में से एक कहाँ छुपा है। उसे याद आता है कि यह वही जगह है जिसे डीमंस ने चारों तरफ से सराउंड करके रखा था। अब इस घुटन भरी गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अंदर और गहरे अंधेरे में जाना। जैसे ही जैक गुफा में और आगे कदम बढ़ाता है, गुफा का माहौल अचानक बदलने लगता है। यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा थिक महसूस हो रही थी। बिल्कुल वैसी ही कॉस्मिक एनर्जी जैसी उसने माउंटेन पीक्स के ऊपर फील की थी। जैक का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। क्या 4th हेराल्ड इसी माउंटेन के अंदर छुपा है? हाँ, यह बात बिल्कुल सेंस बनाती है, क्योंकि उसने पूरे आइलैंड को स्काउट कर लिया था, चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन बाहर उसे कुछ नहीं मिला। तभी सन्नाटे को चीरती हुई कदमों की आहट गूंजती है। जैक तुरंत अलर्ट होकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं जब वह देखता है कि सामने एक छोटा शैतानी इम्प दौड़ता हुआ जा रहा है। वह मन ही मन सोचता है, आई न्यू इट। अगर एक इम्प इस केव में मौजूद है तो इसका हेराल्ड भी 100% आसपास ही होगा। वो शातिर इम्प अजीब सी आवाजें निकालते हुए आगे बढ़ रहा था। जैक की नजर सीधे उस इम्प के हाथों पर जाती है। उसके हाथों में नीली रोशनी से चमकते हुए रहस्यमय क्रिस्टल्स थे। जैक हैरान रह जाता है। वह इम्प दरअसल नेक्सस क्रिस्टल्स को होल्ड कर रहा था, यानी उन्हें इकट्ठा करके छुपा रहा था। जैक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन मॉन्स्टर्स को भी इन क्रिस्टल की वैल्यू पता होगी या उनके पास इसका कोई यूज होगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ और थी। जैक के चेहरे पर एक शातिर किलर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब वह इस इम्प का पीछा करके सीधे इसके सोर्स तक पहुंच सकता था, जहां सारे राज दफन है। जैक बिना एक सेकंड गवाए
उस इम्प का आराम से पीछा करता है। लेकिन तभी सीन में एक भयानक ट्विस्ट आता है। जैसे ही वह इम्प आगे भागता है, अंधेरे में से अचानक एक बहुत बड़ा लिजर्ड जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस इम्प को दबोच लेता है। इम्प की चीख गुफा में गूंज उठती है और वह मॉन्स्टर उसे सीधा निगल जाता है। यह देखकर जैक का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है और वह हैरान था कि आखिर यह बला क्या है। क्या यह सच में सिर्फ एक लेजर्ड है? अभी वह सोच ही रहा था कि भयानक जीव अचानक पीछे मुड़ता है और उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें सीधे जैक को टारगेट कर लेती हैं। बिना एक पल गवाए में मॉन्स्टर बिजली की तेजी से जैक की तरफ झपटता है। सिचुएशन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जैक अपनी एक्स को पूरी ताकत से कस कर पकड़ता है। मॉन्स्टर जैसे ही अटैक करने के लिए करीब आता है, हवा में एक तेज चमक होती है। जैक का वार इतना फास्ट और डेडली था कि एक झटके में वह उस विशाल जीव का काम तमाम कर देता है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जैक शांत होता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरे उन चमकते हुए पत्थरों पर पड़ती है। वह नीचे झुककर एक बड़े से चमकीले टुकड़े को अपने हाथों में उठाता है। उसका प्लान भले ही फेल हो गया था, पर उम्मीद अभी बाकी थी। वह सोचता है कि अब उसे हर हाल में एम्स के फुटस्टेप्स और उनके पीछे छूटे निशानों को ट्रेस करना होगा, जितना बेस्ट वह कर सकता है। जैसे ही जैक आगे बढ़ना शुरू करता है, गुफा की हवा में एक अजीब सी जहरीली गैस या हरा धुआं फैलने लगता है। वह बदबू इतनी असहनीय थी कि जैक तुरंत अपने मुंह को अपने स्कार्फ से ढक लेता है। लेकिन एक तरफ से यह अच्छा भी था, क्योंकि इन इम्प्स के पैरों के निशान खोजना जितना वह सोच रहा था, ये ऑफुल स्टेंच उस काम को उतना आसान बनाने वाली थी। उसे बस इस बदबू का पीछा करना था। वह चिढ़कर मन ही मन कहता है, क्या इन इम्प्स ने कभी शॉवर के बारे में नहीं सुना? पर यहाँ सिर्फ बदबू ही तेज नहीं हो रही थी, बल्कि अंधेरी टनल्स के उस पार एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। जैक चौकन्ना हो जाता है। यह आवाज काफी डिस्टेंस से आ रही थी, लेकिन सुरंगों में साफ इको कर रही थी। पत्थरों के टूटने की तेज आवाज से यह साफ हो जाता है कि वहां कोई खुदाई कर रहा है। जैक का शक यकीन में बदल जाता है। वो डीमंस वहां माइनिंग कर रहे थे, और किसी आम चीज की नहीं, बल्कि माइनिंग हो रही थी उन नेक्सस क्रिस्टल्स की। जैक गुस्से और सीरियस लुक के साथ आगे देखता है। तभी अचानक पत्थरों के पीछे से भारी और डरावनी आवाजें आती हैं। डीमंस अपनी किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे। यह सुनकर जैक के होश उड़ जाते हैं और उसके मुंह से निकलता है शिट, क्योंकि वो आवाजें बहुत ज्यादा पास से आ रही थीं। दुश्मन बिल्कुल उसके सिर पर खड़े थे। जैक पूरी तरह से घिर चुका था। वह दीवारों से सटकर खड़ा हो जाता है और सोचता है यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं है। तभी उसके कानों में दुश्मनों की अजीब सी भाषा गूंजती है। सुरंग में भारी कदमों की आवाज आने लगती है। वहां 3 डीमन मजदूर पिकैक्स लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक चुलकर कहता है, मैं सीरियस हूँ। वह इस जगह को ऐसे चलाती है जैसे हम उसके गुलाम हों। दूसरा उसे टोकते हुए धीरे से कहता है, संभल कर, कहीं वह तुम्हारी बातें ना सुन ले। लेकिन पहला वाला गुस्से में हाथ हवा में लहराते हुए कहता है, अरे छोड़ो, हम काफी दूर आ चुके हैं। मैं चिल्ला भी दूंगा तो उसे सुनाई नहीं देगा। मेरा बोझ कम भी नहीं था, फिर भी उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तीसरा साथी मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? लोकेल ने कहा कि उसे यहाँ पास में ही एक नई जगह मिली है जो रास्ते से हटकर और क्रिस्टल से भरी पड़ी है। अब हम सच में अपने लिए कुछ क्रिस्टल चुरा पाएंगे। तभी अचानक उस हंसते हुए डीमन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह रुकता है और पूछता है, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? सामने खड़े दोनों मजदूर डर के मारे कांपने लगते हैं। वह पूछता है, यह मत कहना कि तुम उससे डर गए। लेकिन बात कुछ और ही थी। उनके पीछे मौत बनकर जैक खड़ा था। एक जबरदस्त बिजली जैसी चमक के साथ हमला होता है। जैक एक ही झटके में उन डीमंस का काम तमाम कर देता है। बाकी दोनों मजदूर खौफ से कांप उठते हैं और चीखते हैं, रन! वो दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। जैक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह अपनी तेजी से जमीन पर कदम रखता है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। जैक हवा में उड़ते हुए अपनी एक्स से उन तीनों पर हमला करता है। एक मजदूर घबराकर पीछे देखता है और हाँफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, बस मैं पहुंचने वाला हूं।
लेकिन तभी जैक की कुल्हाड़ी उसकी गर्दन के पार हो जाती है। एक भारी आवाज के साथ वह जमीन पर ढेर हो जाता है। तीसरा मजदूर दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक हवा की रफ्तार से उसके पीछे लपकता है। वह मजदूर आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है नेटे, पर उससे पहले ही वह अपनी बात पूरी कर पाता। जैक की एक्स हवा में लहराती है और खून की छींटें चारों तरफ बिखर जाती हैं। गहरी सांस लेते हुए जैक अपनी कुल्हाड़ी से खून साफ करता है और कहता है, यह बहुत करीब था। मुझे लगता है कि मैंने इन्हें अलार्म बजाने से पहले ही ढेर कर दिया। वह राहत की सांस लेता ही है कि हरी गैस के धुंधल के पार उसकी नजर सुरंग के निचले हिस्से पर पड़ती है। वह सामने का नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। वहां नीचे एक बहुत बड़ी माइनिंग साइट थी, जहां सैकड़ों डीमंस और विशालकाय मॉन्स्टर मिलकर उसके क्रिस्टल्स की माइनिंग कर रहे थे। एक पूरी की पूरी फौज वहां काम पर लगी हुई थी। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। गुफा की रहस्यमयी गहराइयों में चारों तरफ बैंगनी और हरी आग की लपटें सुलग रही थीं, मानो मौत खुद किसी कोने में छिपकर इंतजार कर रही हो। जैक चुपचाप चट्टानों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ता है और उसकी हल्की सी आहट पाकर वहां खड़े दुश्मनों का ध्यान उस पर आ जाता है। एकदम से सामने एक इंसान को देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान अकेले इस खौफनाक जगह में घुस आया है। तभी हवा में तैरते हुए ताकतवर मॉन्स्टर क्यूगो की नजर उस पर पड़ती है और उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से सुन्न पड़ जाता है। वह पूरी तरह शॉक था। तभी जैक के सामने एक नीली चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है, जिस पर लिखा होता है क्यूगो लेवल 44 फोर्थ हेराल्ड। सामने खड़े उस दानव का रौद्र रूप देखकर किसी भी योद्धा की रूह कांप जाती, पर जैक एक इंच भी पीछे नहीं हटता। हाथ में अपनी भारी कुल्हाड़ी थामे धीमी और सख्त आवाज में वह सीधा पूछता है, तो तुम फोर्थ हेराल्ड हो? और फिर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ बड़बड़ाता है, परफेक्ट। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाके के साथ डार्क एनर्जी का तूफानी वार सीधा जैक की तरफ बढ़ता है। जमीन फटने लगती है, हवा में जहरीला धुआं फैल जाता है, लेकिन जैक अपनी पलकें तक नहीं झपकाता। पलक झपकते ही वह नीचे झुककर उस जानलेवा अटैक को बेहद आसानी से डॉज करते हुए चकमा दे देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मनों की आंखें धोखा खा जाती हैं। वह सीधे गिल्ड गार्ड की ढाल पर हमला बोल देता है। भारी कुल्हाड़ी की जर्ब से दुश्मन की ढाल छिन्न भिन्न होने लगती है, दरारें उभर आती हैं। गिल्ड गार्ड घबराकर चीखता है, इसे जान से मार दो अभी। लेकिन जैक की आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक उठती हैं। बिना एक पल गवाए वह पीछे खड़े हमलावर की गर्दन दबोच लेता है और अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी सीधा उसके सीने के पार उतार देता है। खून की छींटें हवा में उड़ती हैं और दुश्मन की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हवा में अचानक काले जादू की एक प्रचंड ज्वाला भड़क उठती है। जैक तुरंत पीछे छलांग लगाकर खुद को बचा तो लेता है, लेकिन आग की भीषण लपटें जमीन को झुलसा देती हैं। जैक तुरंत भाप जाता है कि दूर से हमला करने वाले ये इम्स लंबे डिस्टेंस पर जितने खतरनाक है, करीब से उतने ही धीमे और कमजोर। जैक मन ही मन सोचता है, यह हेराल्ड तो अपनी जान देने पर ही तुला है। ऐसा लगता है जैसे यह अपने साथ साथ सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता है, लेकिन बिना झुलसे इसके पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी आसपास मौजूद शैतानी इम्स उसे देख लेते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। भेद खुलते ही जैक बिना एक पल गवाए हवा में ऊंची छलांग लगाता है और अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए एक भयानक प्रहार करता है। चारों तरफ चीखें गूंज उठती हैं। उसकी कुल्हाड़ी से सुनहरी और लाल एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट निकलता है, जो एक ही झटके में आसपास के छोटे इम्स की धज्जियां उड़ा देता है। शैतानों के झुंड को चीरते हुए जैक जमीन पर उतरता है। तभी उसका ध्यान उस बड़े कॉल्ड्रॉन की तरफ जाता है जो जहरीली हरी गैस से उबल रहा था, और यह उस कड़ाव में क्या बना रहा है। सिर्फ इसकी महक से ही मेरा सिर घूमने लगा है। इससे पहले कि जैक कुछ सोच पाता, क्यूगो अपनी छड़ी हवा में लहराता है। बैंगनी लपटों का भयंकर विस्फोट होता है। बूम! जमीन हिल उठती है। जैक गिरते पड़ते खुद को संभालते हुए मुड़ता है।
चारों तरफ से आग की विशाल दीवारें उसे घेर लेती हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दूर खड़ा हेराल्ड क्यूगो अपनी खौफनाक मुस्कान के साथ पागलों की तरह हंसता है। वो एक विनाशकारी बवंडर जैक की तरफ छोड़ता है। बैंगनी आग का भयानक भवंडर सीधे जैक से टकराता है। आग की गर्माहट इतनी तेज होती है कि जैक के सिर के पूरे बाल पल भर में जलकर खाक हो जाते हैं। उसकी खोपड़ी और चेहरे की त्वचा जगह जगह से झुलसकर लाल पड़ जाती है। क्यूगो को लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी उस भयंकर आग के बीच एक सुनहरी चमक उठती है। जैक, जो अब पूरी तरह गंजा हो चुका है और उसके सिर पर आग से जलने के भयानक निशान बन चुके हैं, अपने शील्ड जैसे सुरक्षा कवच के साथ लपटों को चीरते हुए बाहर निकलता है और बोलता है, मैं इसे पार करके ही रहूंगा। जैक मन ही मन समझ जाता है कि यह मेरी एबिलिटी आग के खिलाफ भी काम करती है। जैक का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी और बिजली से जगमगा उठता है। वो अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाता है और सीधे क्यूगो की तरफ छलांग लगा देता है। धमाके के साथ जैक नीचे गिरता है। उसके बाल जल चुके हैं, शरीर जगह जगह से झुलस चुका है और गहरे जख्मों से खून बह रहा है। जैक खून की उल्टी करता है और अपनी सूजती हुई आंखों से सामने देखता है। यह बकवास धुआं, यह मेरे दिमाग पर असर कर रहा है। और दूसरी तरफ वो कड़ाव और भी तेजी से उबलने लगता है। जहरीला हरा धुआं पूरी गुफा में फैलने लगता है। जैक जमीन पर पड़ा पड़ा ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जहां हेराल्ड क्यूगो अपने पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी में है। यह हेराल्ड तो यहाँ से भागने की फिराक में है। अपने जले हुए सिर, लहूलुहान चेहरे और शरीर के असहनीय दर्द की परवाह किए बिना जैक अपनी बची कुची ताकत समेटता है। अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए वो एक आखिरी फैसला कर लेता है, मैं इसे बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। जैक भयानक दहाड़ लगाता है। उसके जले हुए शरीर से सुनहरी और लाल एनर्जी की लपटें फूट पड़ती हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी में अपनी आखिरी सांस तक की एनर्जी झोंक देता है। उधर आसमान में उड़ता हेराल्ड क्यूगो हैरान होकर नीचे देखता है, लेकिन जैक बिना किसी झिझक के चिल्लाता है, तुझे क्या लगता है तू कहाँ भाग रहा है? रोशनी की रफ्तार से हवा को चीरते हुए जैक सीधे क्यूगो के सामने पहुंचता है। उसकी चमकती हुई कुल्हाड़ी हवा में घूमती है। एक ही विनाशकारी वार में हेराल्ड क्यूगो दो हिस्सों में कट जाता है। हेराल्ड का खून चारों तरफ बिखरता है और उसकी कटी हुई लाश जमीन पर आ गिरती है। तभी जैक के सामने ब्लू ग्लोइंग स्क्रीन पर सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है, लेवल अप। लेकिन हेराल्ड के मरते ही जहरीले धुएं का असर जैक के शरीर पर और ज्यादा हावी होने लगता है और वो बोलता है, मेरे फेफड़े जल रहे हैं। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है। Quest progress, kill the 4 heralds and the incursion general within 3 months, 1 out of 5। हेराल्ड को मरा देखकर आसपास के मौजूद छोटे एम्स खौफ से चीखने चिल्लाने लगते हैं। जैक अपने जख्मों को कराहते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, यह धुआं बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस उबलते हुए भयानक कड़ाव पर पड़ती है। अगर मैंने स्मोक के सोर्स को खत्म नहीं किया तो यह धुआं पूरे पहाड़ को निगल जाएगा। जैक अपने जलते हुए हाथों से उस भारी भरकम कड़ाव को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। कड़ाव के अंदर का उबलता हुआ जहरीला हरा लिक्विड नीचे गिरी हेराल्ड क्यूगो की लाश पर गिरता है। जहर के असर से हेराल्ड की लाश धुएं के साथ गलने लगती है। कड़ाव को हटाने के बाद जैक गुफा के बाहर की तरफ लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाता है, लेकिन जहरीली गैस उसके खून में पूरी तरह फैल चुकी थी। उसका सिर चकराने लगता है और आंखें धुंधली होने लगती हैं। यह मुझे क्या हो रहा है? अपनी छाती को कसकर पकड़ते हुए जैक बेबस महसूस करता है, मेरा दम घुट रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है। जैक के मुंह से खून का बड़ा फव्वारा निकलता है। जहर के असर से उसके पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसकी टांगें जवाब दे देती हैं, मैं अब और। यह कहते ही बिना किसी हलचल के जैक औंधे मुंह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और गुफा में फैला जहरीला हरा धुआं धीरे धीरे उसके शरीर को पूरी तरह ढक लेता है। जैक जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ कराहता है। जहरीली गैस और भयानक जंग के बाद उसका शरीर पूरी तरह ढह चुका है। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। वो धीरे से आंखें खोलता है। सिर पर बैंगनी आग से झुलसने के लाल काले भयानक निशान साफ दिख रहे हैं। बाल पूरी तरह गायब हैं। जैक बहुत तकलीफ में घुटनों के बल बैठकर
उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पेट में ऐंठन होती है। जैक जमीन पर झुकता है और उसके मुंह से जहरीले हरे रंग की उल्टी बाहर निकल पड़ती है। शरीर के अंदर तक जहर उतर चुका है। अपनी हथेली से मुंह पोंछते हुए जैक हाँफते हुए सोचता है, आखिर वो हेराल्ड उस कॉल्ड्रॉन में क्या बना रहा था और क्यों? मैंने तो वो चीज पी भी नहीं थी। सिर्फ वो हवा में सांस लेने से ही मेरे पेट और फेफड़े फटने लगे और उल्टी आ रही है। तभी उसके दिमाग में उस चमकते उबलते कड़ाव का ख्याल आता है। खैर जो भी हो, अब वो कॉल्ड्रॉन मेरा है। जैक चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान लाते हुए खुद को संभालता है। लेकिन यह सब अभी मेरे किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मुझे इस जगह से दूर निकलना होगा। लड़खड़ाते हुए जैक उस गुफा के मुहाने की तरफ बढ़ता है। पता नहीं मैं कितनी देर तक अनकॉन्शियस पड़ा रहा। हो सकता है कोई डीमन यहाँ आया हो, यह चेक करने के यहाँ क्या हुआ है। आगे बढ़ते ही जैक को अपनी कुल्हाड़ी से कटी हुई डीमंस की वो लाश दिखाई देती है जिसे उसने पहले मारा था। बॉडी अभी भी वही है जहां मैंने इसे छोड़ा था। जैक राहत की सांस लेता है। गुड, इसका मतलब अभी तक कोई दूसरा डीमन इस तरफ नहीं आया है। जैक झुककर लाश के पास पड़ी हुई पानी की लौकी को उठाता है। जहर से सूख रहे अपने गले को तर करने के लिए वो घटाघट पूरा पानी पी जाता है। थैंक्स फॉर द वाटर। गहरी सांस लेते हुए जैक अपने सीने पर सजे आर्मर की तरफ देखता है। अच्छा हुआ मेरे पास यह आर्मर था। जैक अपने चेस्ट प्लेट की जादुई बनावट पर हाथ फेरता है। इसके अटैक को रीडायरेक्ट करने की एबिलिटी ने मेरी जान बचा ली, लेकिन जिस फ्रैक्टल से इसे पावर मिलती है वो पूरी तरह ड्रेन हो चुका है और बहुत स्लो स्पीड से रिचार्ज हो रहा है। आर्मर के बीच बना सिंबल हल्की रोशनी छोड़ता है। ऐसा लगता है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार इसकी इस एबिलिटी पर डिपेंड रह सकता हूँ। जैक अपनी जेब से एक नीला चमकदार क्रिस्टल निकालता है। मुझे डाउट है यह क्रिस्टल मेरे आर्मर को रिचार्ज कर पाएगा, लेकिन अगर आगे और एनिमीज मिले तो मुझे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैक क्रिस्टल को कसकर पकड़ता है। उसमें से नीले रंग की कॉस्मिक एनर्जी की लपटें निकलकर जैक के शरीर में समाने लगती हैं। जैक के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। एटलीस्ट अब मैं बिना वॉमिट किए मूव तो कर सकता हूँ। जैक मन ही मन कमांड देता है। उसके सामने सिस्टम विंडो चमक उठती है। नेम जैकरी एडवुड, लेवल 34, क्लास एफ रेयर हैचमैन, रेस एफ ह्यूमन, डाउ सीड ऑफ हैवीनेस अर्ली, स्ट्रेंथ 175, डेक्सटेरिटी 59, एंड्योरेंस 100, वाइटैलिटी 69, इंटेलिजेंस 49, विजडम 49, लक 67, फ्री पॉइंट्स 3। जैक स्क्रीन पर अपनी स्टैट्स देखता है। मेरे पास एलोकेट करने के लिए कुछ पॉइंट पड़े हैं। जैक तुरंत अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ में ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर रेड कलर में एरर ब्लिंक करने लगता है। जैक का माथा ठनक जाता है। मैं स्ट्रेंथ में और पॉइंट क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ? जैक स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए उलझन में पड़ जाता है। क्या मैं किसी लिमिट या कैप पर पहुंच गया हूँ? लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे मल्टीवर्स के लिए स्ट्रेंथ की कैप सिर्फ 175 ही हो। तभी जैक के दिमाग में उस रहस्यमयी ताकतवर योद्धा की तस्वीर चमकती है। उस मैन की स्ट्रेंथ तो 175 से बहुत ज्यादा रही होगी। जैक दांत भींचकर सोचने लगता है, यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा रूल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जैक अपने जलकर गंजे हो चुके सर को खुजलाते हुए उलझन में पड़ जाता है। जरूर यह मेरे लेवल की वजह से हो रहा है। हो सकता है लेवल बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ का कैप भी अपने आप बढ़ जाए, या फिर शायद मेरी रेस या क्लास रैंक की वजह से। जैक अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाता है और सोच में डूब जाता है। मेरी रेस और क्लास दोनों ही एफ रैंक हैं, लेकिन मुझे जरा भी क्लू नहीं है कि इन्हें रैंक अप कैसे किया जाता है। जैक चिढ़कर अपने हाथ पर हाथ रख लेता है। अगर इस सिस्टम की वजह से मेरे स्टैट पॉइंट्स बर्बाद हुए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल चमकता है, और मैं लक में पॉइंट्स क्यों नहीं डाल सकता? इसमें तो सिर्फ टाइटल्स की वजह से इंक्रीज मिला है। गुफा की खामोशी में जैक जोर से बड़बड़ाता है, आई हेट दिस सिस्टम। तभी सीन शिफ्ट होता है डीमन माइन की तरफ। दूसरी तरफ एक भयानक माइन का सीन दिखाई देता है, जहां पत्थर तोड़े जाने की आवाज आ रही है। वहां काम कर रहे डीमंस आपस में घबरा कर बात करने लगते हैं।
एक डीमन थर-थर कांप रहा होता है। दूसरा डीमन उससे फुसफुसा कर कहता है, हिलना बंद करो, वो तुम्हारी घबराहट की बू सूंघ सकती है। कांपता हुआ डीमन बेबसी से जवाब देता है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि आज का कोटा पूरा नहीं हुआ है। सामने खड़े सिपाही कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, लो आ गई। भारी कदमों की आहट के साथ एक खौफनाक और खूबसूरत वार्डन आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली चमक होती है। उसकी ठंडी निगाहें सीधे उन घबराए हुए डीमंस पर टिक जाती हैं। पहला डीमन हिम्मत जुटाकर थैली आगे बढ़ाता है। आज की कलेक्शन मैडम। वार्डन बिना कोई एक्सप्रेशन दिए थैली थामती है। वो थैली को उल्टा करके चमकते हुए क्रिस्टल्स अपनी गोद में उड़ेलती है। क्रिस्टल्स की चमक देखकर वो संतुष्ट होती है। गुड, नेक्स्ट। वार्डन अपने बोर्ड पर नोट लिखने लगती है। तभी दूसरा डीमन डरते डरते आगे आता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और थैली लगभग खाली होती है। वार्डन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो बिना उसकी तरफ देखे सीधे शब्दों में चेतावनी देती है, आज की गैदरिंग, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। क्लैन एजरजक को इस खदान का आशीर्वाद मिला है और मैं तुम जैसे नाकारा लोगों को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। वार्डन अपनी बात जारी रखती है और कहती है, हर एक मिनट की देरी से दूसरे इनकर्जन्स को ताकतवर होने का मौका मिलता है ताकि वो हम पर अटैक करके हमारी खदान पर कब्जा कर सकें। वार्डन अचानक झुककर उस डीमन के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम क्लैन के ट्रेटर हो? वार्डन अपनी उंगली से उस डीमन की थोड़ी ऊपर उठाती है। उसकी नीली आंखें गुस्से से दमक रही होती हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं ट्रेटर्स के साथ क्या करती हूँ? डर के मारे वो डीमन सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर अपना सिर पटकने लगता है। प्लीज नो, मैं कसम खाता हूँ कि आगे से कभी कोटा कम नहीं होगा। मुझे बस एक और चांस दे दीजिए प्लीज। वार्डन गार्ड्स को हुक्म देती है, इस गद्दार को सबके लिए एक सबक बनने दो। गार्ड अपनी चमकती हुई तलवार निकालता है। गद्दार डीमन जमीन पर घुटनों के बल पड़ा रहता है। लेकिन तभी गार्ड अचानक चौंक जाता है। पहाड़ी की ऊंचाई से जैक नीचे चल रहे पूरे ड्रामे को देख रहा होता है। अचानक गुफा की दीवारों से भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। हम पर अटैक हुआ है। माइनिंग ऑपरेशन संभालने वाली वार्डन और उसके गार्ड्स घबराकर पीछे मुड़ते हैं। गुफा के अंधेरे को चीरते हुए खौफनाक जहरीले सैलामेंडर्स बाहर निकल आते हैं। वहां अफरा तफरी मच जाती है। सैलामेंडर्स, भागो, चलो उठो, जल्दी भागो। डीमंस अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं जबकि वार्डन के वफादार गार्ड्स अपनी तलवारों से सैलामेंडर्स पर हमला कर देते हैं। ऊपर चट्टानों पर खड़ा जैक नीचे का नजारा देखकर मुस्कुरा उठता है। जैक ध्यान से वार्डन की तरफ देखता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि वो औरत ही यहाँ की बॉस है। उसे खत्म करने से डीमंस का माइनिंग का काम ठप पड़ जाएगा। फिर उसकी नजर वार्डन के कमर पर लटकी थैली पर पड़ती है। लेकिन उससे भी जरूरी बात, उस बैग में जरूर ढेर सारे नेक्सस क्रिस्टल्स भरे होंगे। जैक के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। जैक सोचता है, ऐसा लग रहा है कि उन सैलामेंडर्स को थोड़ी मदद की जरूरत है। नीचे गार्ड सैलामेंडर को मारने में लगे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर आकर गार्ड के सिर पर लगता है। गार्ड बौखला जाते हैं कि पत्थर कहाँ से आया। ऊपर चट्टान की चोटी पर खड़ा जैक अपनी कुल्हाड़ी कसकर थामता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। ओह या, टाइम टू गेट रिच। जैक एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए सीधे लड़ाई के मैदान के बीचों बीच कूद पड़ता है।